स्टूडेंट्स, मैं बसंत यादव आज इंग्लिश क्लास 12 में ए जर्नलिस्ट, एडिटर एंड वेल नोन मॉडर्न इंग्लिश एसेइस्ट ए जी गार्डनर द्वारा लिखा लेख ए फेलो ट्रेवलर को इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले लेक्चर वीडियो फर्स्ट में इस लेसन के कुछ अंश की चर्चा की जा चुकी है। उसे जारी रखते हुए लेसन के शेष को इस दूसरे लेक्चर वीडियो में देखें और इसे गंभीरता से सीखने का प्रयास करें। इंग्लिश में एक्सप्लेन करने से पहले इस लेसन की कहानी का सारांश हिंदी में जानें। इसके साथ साथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एंड देयर आंसर्स को जानें। इस लेख में लेखक रेल यात्रा के अपने व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन करता है। एक रात को वह पैसेंजर गाड़ी से यात्रा कर रहा था। रेलगाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही थी। वह रेलगाड़ी के दोनों ओर के प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। लेखक को लग रहा था कि उसकी यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। शुरू में रेलगाड़ी का डिब्बा काफ़ी लोगों से भरा हुआ था। जब रेलगाड़ी लंदन से बाहर आई तब लेखक को छोड़कर सभी यात्री डिब्बे से उतर गए, इसलिए वह डिब्बा में अकेला रह गया। लेखक को ऐसा लगा कि डिब्बे में अकेलापन होने से उसे अपनी पसंद का कोई भी काम करने की आज़ादी मिल गई थी। वह अपनी इच्छा के अनुसार गा या नाच सकता था। वह जोर से बोलते हुए अपने आप से बात कर सकता था, क्योंकि उसको रोकने वाला वहाँ कोई नहीं था। वह किसी भय के बिना अपने काल्पनिक शत्रु से लड़ सकता था, क्योंकि उसके जवाबी हमले में की कोई संभावना ही नहीं थी। वह गाकर या नाचकर अथवा फर्श पर कंचों से खेलकर अपना मन बहला सकता था। उसे डिब्बे की खिड़कियां खुली या बंद रखने की पूरी आज़ादी थी। वह गद्दों पर सिर के बल या सीधे खड़ा हो सकता था या कहीं भी लेट सकता था। उसे ऐसा काम करने में रोकने वाला कोई नहीं था। लेखक ऐसे बहुत से काम के बारे में सोचता तो रहा, किंतु उसने किया कुछ भी नहीं। जब वह बिल्कुल अकेला रह गया था तब उसने अखबार पढ़ना बंद कर दिया। उसने खिड़की से बाहर झांका। उसने एक सिगरेट जलाई, बैठ गया और फिर अखबार पढ़ने लगा। इसी समय उसे मच्छर की मौजूदगी का आभास हुआ। मच्छर आया, उसकी नाक पर बैठ गया। लेखक ने उसे दूर भगा दिया। वह उड़ गया और उसने डिब्बे के अंदर चारों ओर चक्कर लगाए। वह फिर वापस आया और उसकी गर्दन को देखने लगा। मच्छर ने बार बार लेखक को परेशान किया, इसलिए लेखक नाराज हो गया। उसने मच्छर के व्यवहार पर विचार किया और मन में यही निर्णय लिया कि वह अपराधी है। वह इधर उधर घुमा, सोचा कि वह टिकट के बिना रेल गाड़ी में यात्रा कर रहा था और उसके पास राशन का कूपन भी नहीं था। इसलिए लेखक ने निर्णय लिया कि उसे मौत की सज़ा दी जाए। लेखक ने अपने दाहिने हाथ से जोरदार प्रहार से उसे मार डालने का प्रयास किया, क्योंकि मच्छर बहुत चालाक था और उसने लेखक के प्रहार से अपने आप। लेखक नाराज हो गया और उसने मच्छर को मारने की कई बार कोशिश की, किंतु वह इसमें सफल नहीं हो सका। जब लेखक मच्छर को सज़ा नहीं दे सका तब वह इस मामले पर खड़े दिमाग में विचार करने लगा। उसने अनुभव किया कि मच्छर जैसे छोटे कीट का भी अपना व्यक्तित्व और बुद्धि होती है। उसे लेखक के साथ समानता के स्तर पर जीने का अधिकार है। ऐसा सोचते हुए लेखक ने अपनी श्रेष्ठता की भावना को भुला देने का निर्णय लिया। उसने मच्छर के प्रति दयालुता दिखाई, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने का निर्णय लिया। इसलिए उसने मच्छर को मौत की सज़ा देने के अपने फैसले को वापस लेने का निश्चय किया। मच्छर वापस आया और लेखक के अखबार पर बैठ गया। लेखक के मन में यह विचार आया कि वह कागज को मोड़कर मच्छर की आसानी से मार सकता था, किंतु उसने ऐसा किया नहीं। वह मच्छर की जीवन की रक्षा करने का निश्चय कर चुका था। यद्यपि वह मच्छर को अपने भाई की तरह प्यार नहीं कर सकता था, तो भी वह मच्छर के साथ दूर के रिश्ते का अनुभव कर रहा था। इसलिए लेखक ने उसे अपना सहयात्री यानी साथ सफ़र करने वाला मान लिया। मनुष्य
और मच्छर दोनों एक निश्चित अवधि के लिए इस संसार में आए हैं और दोनों के जीवन मरण का सामना करना है। वास्तव में दोनों जब दुनिया में जीवित रहेंगे तब तक के सहयात्री रहेंगे। लेखक अपने और कीट यानी मच्छर के जीवन की समान बातों को लेकर विचार में डूबा हुआ था। इसी बीच लेखक को कुली की परिचित आवाज़ सुनाई पड़ी। वह कह रहा था, श्रीमान आपका स्टेशन आ गया है। जब लेखक रेलगाड़ी के डिब्बे से स्टेशन पर उतरा तो उसने देखा कि उसका सहयात्री लेन के चारों ओर पटरा हुआ नाच रहा था। I flicked him off my nose and he made a tour of the compartment, investigated at its 3 dimensions, visited each window, fluttered round the light, decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner, came and had a look at my neck. Passage. The writer is going to describe during his rail journey. The writer was teased by mosquito, whom the writer calls his fellow traveler. The author points out that he did not like the rude, mischievous behavior of the mosquito. He removed him with a blow again and again, since the mosquito went on disturbing him continuously. He removed his fellow traveler each time, but the mosquito was so rude and mischief that it continued its mischief, and the writer could not sit in peace in the compartment. Magnanimity and mercy were the noblest attribute of man. In the exercise of these high qualities, I could recover my prestige. At present, I was a ridiculous figure, a thing for laughter and derisions. By being merciful, I could restore the moral dignity of man and go back to my corner with honors. I withdraw the sentence of death. I said, returning to my seat, I cannot kill you, but I can deprive you. I do it. The writer failed in killing the mosquito. The writer failed in killing the mosquito. Now he started having kind a feeling for the mosquito. He felt that the mosquito had equal right to be in the compartment. So the writer now decided to be generous and kind of the mosquito. The writer realized that generosity and mercy are the greatest qualities of man. He felt that by being generous and merciful, he could get back his lost honors. He felt how foolish and helpless he was at that moment. He was an object of mockery. He had lost the dignity of manhood. By showing mercy and forgiveness, he could recover his lost honor and could come back to his seat. He declared that he could not punish the mosquito with death. He had suspended his death sentence. Miracle of life is ours in common, and its mystery too. I suppose you do not know anything about your journey. I am not sure that I know much about mine. We are really, when you come to think of it, a good deal like just apparitions that are and then are not, coming out of the night into the lighted carriage, fluttering about the lamp for a while, and going out into the night again. The mosquito sat on the newspaper in the hands of the writer, but he did not kill it because he had deprived it. He thought that by chance they had become fellow travelers, both entertained in each other. They were now friends because they were fellow mortals. In these lines, the writer says that life is the greatest miracle of nature. Nobody knows exactly about one's life. The beginning and end of life is mystery. The fellow travelers is unaware of journey.
the writer, too, like any other human being, does not know about the journey of his life. All the creatures on this earth are fellow travelers. None is superior or inferior. We take birth but do not know from where we have come. We struggle hard for our life in this world for a short period. Then we go away, although we do not know where do we go. This is the journey of our life. Thus, the writer has taught us a lesson of fraternity among all creatures because the mystery and miracle of life are common to all. Thanks. Going on tonight's sir, said a voice at the window. It was a friendly porter giving me a hint that this was my station. I thanked him and said I must have been dozing, and seizing my hat and stick, I went out into the cool summer night. As I closed the door of the compartment, I saw my fellow travelers fluttering round the lamps. In these concluding lines, the writer describes about his arrival at the station of his destination. The porter asked the author whether he would get there down or not. As the author had developed a friendly attitude towards the mosquito, his fellow travelers, so he decided to spare the life of that insect. He spoke the words of thanks for the porter, telling him that he was in a sleepy mood. Then, holding his hat and stick, he got down the compartment. It was a good night of summer season. He saw the mosquito was moving about round the lamp there. Thanks.